नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनके लिए उन्हीं की पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये भावना रखते हैं कि वो लकी चार्म हैं पार्टी के लिए, शुभंकर हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लिए। और निश्चित तौर पर अगर आप 29 के 29 कमल, जिसको प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता रही है लोकसभा चुनाव 2024 में। और कहने वाले अब ये भी कह रहे हैं कि एक अपराजेय स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में खड़ा कर दिया गया है। और इसके पीछे निश्चित तौर पर संगठनात्मक शक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की वो अहम है। आप समझ गए होंगे, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जो इस समय पार्टी के सदस्यता अभियान में जोर शोर से जुटे हैं और बहुत उत्साहित हैं उसको लेकर। हम विभिन्न राजनीतिक मसलों पर उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका। जी, तो पहले आप बड़ा आपके जो फब रहा है ये जो आपने दुपट्टा डाला हुआ है दुशाला बीजेपी का, और इस समय मध्य प्रदेश की तो मैं बात अवश्य ही करूंगा कि ये इसी रंग में चमक रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। एक चुनौती भी है कि ये रंग इसी तरह चटक और बरकरार रहे, और ये मशाल जो आपने जलाकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ाई है, इसको कैसे बरकरार रखेंगे आगे भी, और किस तरह से मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान में भी अग्रणी होगा, क्या आपकी रणनीति है? शरद जी, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक सफलता लगातार जो मिली है जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको तो ध्यान है, मैं आपसे हमेशा मार्गदर्शन भी मैं लेता रहा हूँ। हमारा सबका मिलकर के प्रयास रहा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये केवल कहने के लिए नहीं, जमीन पर कार्यकर्ता आधारित संगठन की भूमिका को प्रतिपादित करना, ये बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ जो काम संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया, मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं आपको कहूं कि 41 लाख कार्यकर्ता तो ऐसा है जो ऑन रिकॉर्ड डिजिटली इनरोल्ड होकर आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक की जिम्मेदारियों पर काम कर रहा है। और वो ये एहसास करता है कि मेरी जवाबदारी है, मेरा दायित्व ये है। तो यही मूल कारण है कि जिस प्रकार से एक विचार पर काम करने वाला दल, जिसको आपने कहा कि भगवा स्वरूप को कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो लगातार चलता जाता है और नई जनरेशन आती जाती है। तो ये जो एक पद्धति है मध्य प्रदेश के अंदर बखूबी, जिसको हमारे नेतृत्व ने जो किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत एक पद्धति पर काम करना और विचार के लिए अपने संगठन में बड़ी संख्या में जो लोग आज काम करते हैं, उसका परिणाम है कि कभी कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसको स्थायित्व देने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका, एक सामूहिक नेतृत्व पर, एक टीम स्पिरिट पर। जी, निश्चित तौर पर अभी आप सदस्यता अभियान में जुटे हैं, तो क्या ये दावा भी कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश यहाँ भी अपने विधानसभा और लोकसभा के शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखेगा और देश में तमाम जो दूसरे राज्य जहाँ ड्राइव चल रही है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ अपने को बेहतर पोजीशनिंग देने की पूरी कोशिश करेगा? ये शरद जी बिल्कुल आप सबका स्नेह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि सदस्यता का अभियान ये संगठन का महापर्व है। और संगठन के महापर्व में माननीय अमित भाई, माननीय नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली के अंदर कार्यशाला में कहा कि हमें अपने संगठन की ताकत देने के लिए यही एक सबसे बड़ा अवसर है, और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो बेहतर रणनीतिक तैयारी की है कि 15,000 बूथ हम हारे, जो लगातार हारते हैं, 64,871 बूथ हैं, उनमें से 15,000 हम लगातार हारते हैं, उनको फोकस करना कि वहाँ हम कैसे जीतेंगे। तो इसलिए मेंबरशिप ही आधार होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा आप तो कि जो परंपरागत विरोधी है वो हमारा मतदाता बने, मतदाता हमारा सदस्य बने, जो अवसर है, और वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने। तो इस परिकल्पना पर, उनके विचार पर जो हम काम कर रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 24 लाख वोट हमें मिला
लोकसभा में, उसका 70% लगभग 1.5 करोड़, वो हमें टारगेट पूरा करना है। तो हम इस काम में लगे हैं और मैं आपको बताने में मुझे खुशी है कि पहले ही दिन देश के अंदर 50 लाख से ऊपर मेंबरशिप हुई, उसमें मध्य प्रदेश एवरेज में 1 नंबर है और टोटल नंबर मेंबरशिप के में वो दूसरे नंबर पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। हाँ, तो इस दिशा में मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता अथक मेहनत और परिश्रम कर रहा है और बड़ी प्लानिंग के साथ, जो मैंने कहा ना कि 41 लाख जो कार्यकर्ता है, ये टारगेट पर है कि हम अपने बूथ पर मिनिमम 250 मेंबरशिप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो मत मिले हैं उन मतों को भाजपा का सदस्य बनाना मतदाता को, ये हमारा प्रयास है। इसलिए टेक्निकली साइंटिफिकली काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो मेहनत और परिश्रम और जो वातावरण बना है उसमें हम इस लक्ष्य से भी ऊपर जाएंगे। आपने एक बड़ा रणनीतिक उत्तर भी दे दिया बिना कहे। जो सवाल हम सब के मन में रहता है, विश्लेषकों के मन में, पॉलिटिकल एनालिस्ट के मन में, कि आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मत ये रहा है कि जो परंपरागत विरोधी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो ये उत्तर भी हमें मिल गया कि क्यों कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से आपके नेतृत्व में और डॉक्टर मोहन यादव के राजनीतिक नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में चले आ रहे हैं। तो ये परंपरा जारी रहेगी। विजयपुर इसका ताज़ा उदाहरण है। ये इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े मन के साथ, क्या होता है कि अन्य दल का कोई व्यक्ति आ तो सकता है, लेकिन उसका समरस होना और उसके प्रति एक्सेप्टेंस के साथ वो उस विचार का धोतक बन जाए, ये आसान नहीं होता। लेकिन मुझे आपको बताने में इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि जितने भी लोग आए उन्हें एकोमोडेट करना और भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में ढालना, ये सबने मिलकर के बेहतर तरीके से किया। उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और छिंदवाड़ा जैसा गढ़, जिसे कहा जाता था कि ये तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ भी शरद जी मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े गंभीरता के साथ कहता हूँ, अगर ये परिवर्तन में हुआ तो बूथ बूथ के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का हितग्राही, ये जो ताकत थी इसने सारे परिदृश्य को बदल दिया। एक और बड़ा सवाल है प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे, क्योंकि आपने संगठनात्मक शक्ति और बीजेपी की स्वीकार्यता को मध्य प्रदेश में स्थापित किया। अब गवर्नेंस की जो एक सत्ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक गवर्नेंस में भी एक आइडियल, मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं, लगातार इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं। गवर्नेंस एक ऐसा मॉडल बने मध्य प्रदेश का, जैसे मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते गुजरात में एक मॉडल बनाया। मुझे लगता है काफ़ी आपकी और मोहन जी की जो निकटता है, काफ़ी ये चर्चा का विषय भी होता होगा। जी शरद जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने हम सब के लिए दिया है कि कोई भी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक नई कार्य संस्कृति का विकास देश के अंदर हुआ है राजनीति में, और एक गुड गवर्नेंस देने का जो सरकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो गुड गवर्नेंस के तौर पर चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान थे या और भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, माननीय पटवा जी रहे होंगे, कैलाश जी रहे होंगे, उमा जी रहीं, बाबूलाल गौर रहे, जो भी रहे, तो और आज माननीय मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो ये एक परंपरा जो रही है, इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, आज आपने देखा होगा कि 2003 से पहले की कानून व्यवस्था क्या थी और आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब इन्वेस्टर समिट होता है, और मोहन जी ने एक नई जो परंपरा शुरू की कि एक रीजनल इन्वेस्टर समिट करना, कि लोकल की अपॉर्चुनिटी क्या है और लोकल के जो इस प्रकार के काम करने वाले जो लोगों को अवसर मिलने चाहिए, जो लोकल इन्वेस्टर है, उसको हम कैसे ये अवसर दें। तो एक नया कंसेप्ट और एक नया प्रयास नए मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। मैं इस बात के लिए उनको बहुत बधाई भी देता हूं, और उन्होंने एक नए विजन के साथ इसकी शुरुआत की। क्योंकि मैं 2 जगह में रहा, मैं छिंदवाड़ा में था, बाद में फिर मैं जबलपुर के इन्वेस्टर समिट में, चूँकि मेरी लोकसभा लगती है तो मैं इसलिए वहाँ गया था। तो ये मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत है, तो कानून व्यवस्था के कारण आज मध्य प्रदेश में कोई भी उद्योगपति,
वो चंबल के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही लगता है कि मध्य प्रदेश अब एक अच्छा प्रदेश है, या हर प्रकार की सुविधाओं से लेकर कोई किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ये बड़ा प्रयास शुरू हुआ है। दूसरा मैंने आपको कहा कि लोकल के और वहाँ पूरे मध्य प्रदेश के बारे में जो एक विजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया कि समग्र विकास कैसे होगा। तो मैं बुंदेलखंड का सांसद हूँ, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, तो उनका प्रयास है कि खजुराहो से लेकर के बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। कैन बेतवा आने के बाद कई अपॉर्चुनिटी और मिलेंगी। तो केंद्र सरकार भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इस प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि एक नहीं कई प्रकार के पैरामीटर्स में गुड गवर्नेंस के साथ सरकार जो काम करने का प्रयास कर रही है। एजुकेशन के फील्ड में बड़ा काम हुआ है। आपने देखा होगा कि हेल्थ के सेक्टर में पहले कभी कल्पना नहीं थी, लेकिन आज अधिकांश, कुछ जिले छूटे होंगे, मेडिकल कॉलेज अधिकांश स्थानों पर आज लगभग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में भी, हेल्थ के सेक्टर में भी, और कई अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं जिस पर सरकारों ने काम किए हैं। तो गुड गवर्नेंस के तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि एक बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले किए, और आज नए मुख्यमंत्री जी भी इस समय अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे मन में आती है, उस पर मैं आपका व्यक्तिगत अभिमत भी चाहूँगा, क्योंकि 2003 अब बहुत पुरानी बात हो गई। आपका सत्ता में सफ़र निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आज़ादी के बाद 80 के दशक तक मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में बीजेपी उसी रास्ते पर आ गए। तो अब क्या आपके लिए तुलनात्मक पैरामीटर्स आपकी पिछली सरकारों के ही आंकड़े होने चाहिए कि हम 2018 से 23 में कितने आगे बढ़े, 2013 से 18 में कितनी प्रगति की, क्योंकि अब प्रगति के लिए भी पैमाने तो आप ही के हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2003 एक लंबा समय हो गया। उस समय सड़क, बिजली, पानी इशू थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के अंदर सड़क, बिजली, पानी कोई इशू नहीं है। आज मध्य प्रदेश बिजली में, ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस है। दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश के जो सोलर प्लांट है रीवा का, उससे चलती है। तो ये चेंज है जी। लेकिन अब हम क्या सोचते हैं कि गांव के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव को सड़कों से आज हाईवेज, एक बिल्कुल आज कोई इन चीज़ों को कोई प्रश्न अब नहीं है सामने। लेकिन अभी क्या शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मोहल्ला और बस्ती सड़क योजना, यानी जो गांव के अंदर छोटी सी बस्ती तो कनेक्ट कैसे किया जाए, ये शुरुआत की है। एक दूसरा मैं ऐसा मानता हूं कि हेल्थ के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि पहले इनके बारे में कहा जाता है कितने कॉलेज हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीच में जब ये बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में हमारे नौजवानों के लिए कौन से स्किल की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग, जैसा मेरा क्षेत्र है तो वहाँ डायमंड है, वहाँ स्टोन है, और वहाँ किन प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो क्या इन बच्चों को उस क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए उस सब्जेक्ट के कॉलेज, उस सब्जेक्ट के कोर्सेज, जिससे हमारा नौजवान यहीं पढ़ लिख के तैयार हो और उसको अवसर रोजगार के नाते से मिले, और उद्योगपति को भी बाहर से लोग ना लाना पड़े। तो ऐसे कई प्रकार के नए उसमें सोचने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर भी शुरू किया। एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारा इतना है कि आज हमारी सरकार क्या सोच रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे लाएंगे। सरकार के प्रयास भी चल रहे हैं, तो उस पर काम सरकार कर रही है। किसी भी राज्य का जो कृषि आधारित है, अगर आपने भी कभी सुना होगा कि सर्वे रिपोर्ट भी कहती है, मैं तो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी रहा हूँ, हम लोग काम भी करते रहे, कि जहाँ पर किसान पशुधन पर फोकस करके चलता है वो किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। तो इसको मैं मोहन यादव जी की सरकार को बधाई देता हूँ कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के दुग्ध के क्षेत्र में किसानों के साथ किस प्रकार से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिससे गांव-गांव में किसानों को सशक्त किया जाए। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मेरा तो परिवार सर जी शुद्ध किसान परिवार है। मैंने देखा है कि जब पशु होते हैं, खेती होती है, तो वहाँ से जो रूटीन सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे खड़ा होता है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार है। तो इसे अभी सरकार हमारी बेहतर तरीके से प्रयास कर रही है।
तो नए पैरामीटर्स में आज के समय में मध्य प्रदेश की ग्रोथ और कैसे आगे जाएगी। आज उत्पादन में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 1 नंबर है। गेहूं उत्पादन में कभी कहा जाता था कि पंजाब है, आज मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। सिंचाई के क्षेत्र में अब हम ये कल्पना नहीं करें 2003 की सिंचाई क्या थी, अब वो कल्पना से अलग ही है एकदम। अब तो मध्य प्रदेश के अंदर में सोचते हैं कि बुंदेलखंड का रीजन अगर बसता है और वहाँ हमने सिंचाई की सुविधाएं दी, लेकिन अब आगामी समय में कैन-बेतवा में 44,605 करोड़ की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री देते हैं कि बुंदेलखंड को हरा भरा और समृद्ध बुंदेलखंड बनाना है। बुंदेलखंड में अगर हीरा होता है पन्ना के अंदर, तो हीरा की पॉलिशिंग और मार्केटिंग वो सूरत में क्यों होगी, वो पन्ना में खजुराहो में क्यों नहीं होगी। ऐसी भी शुरुआतें, कई प्रकार की चीज़ें सरकार नए दिशा में जो सोच रही है। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अब 2003 के उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, मैं भी इसको अपडेट करूंगा। आगामी मध्य प्रदेश अब आगे और कैसे बढ़ रहा है, ये वास्तव में मध्य प्रदेश की जरूरत है। बिल्कुल, और बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उसको बेहतर करते हुए आगे बढ़ेगी। एक और बड़ा अहम सवाल जो मेरे जहन में आता है कि आपकी जो पीढ़ी है, आप चौथी पीढ़ी के माने गए और बहुत बढ़िया दायित्व आपने निभाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वरिष्ठों का पूरा समन्वय और संरक्षण मिला और कनिष्ठ लोग हैं उन्होंने किया। लेकिन अब एक चुनौती ये मानी जा रही है कि अब की जो आपके बाद की पीढ़ी है, क्या वो भी समन्वय की धुरी को लेकर आगे बढ़ेगी? क्योंकि कैलाश जी मध्य प्रदेश लौटे, प्रहलाद जी लौटे, राकेश जी लौटे, सब अपनी अपनी भूमिका में ऐसे ढल गए कि पता ही नहीं चला कि बड़ी बड़ी बातें होती। विश्लेषक कहते हैं कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, कैसे काम करेंगे। बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज जी के कैबिनेट में मंत्री रहे। ये बीजेपी का ये जो पक्ष है, इसको लाख आप चाहे जिस भी भाव से देखें, लेकिन ये ज़बरदस्त है। क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? क्या दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कैसे परंपरा और विचार से विरोधियों को अपने पक्ष में किया जाए, ये सारी चीज़ें क्या नई पीढ़ी जान रही है? शरद जी, आपने ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए एक बड़ा प्रश्न आपने खड़ा किया है, और ये वास्तव में ही इस बात की ज़रूरत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में विचार और मंथन करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को कहते हैं कि 1 करोड़ नौजवान जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जोड़ना और उन्हें नेतृत्व देने का काम हमारा संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जब सदस्यता के अभियान में जब वो बोल रहे थे, तो सर जी विजन किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये मैंने केवल कोई भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़ेंगे, उन्हें हम नेतृत्व देंगे, जनप्रतिनिधि बनाएंगे, लेकिन 2047 का नेतृत्व कौन करेगा? यही पीढ़ी करेगी, जो कल सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। तो 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बेस क्या है? ये आज का 18-19 साल का नौजवान है। ये प्रधानमंत्री सोचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस कार्य पद्धति पर काम करता है, जिस अंत्योदय के विचार पर काम करता है, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूँ, पद्धति पर चलने के कारण, एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर चलने के कारण भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग हो जाती है। कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। तो ये बड़ा मन, जो अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, आज इन सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इतना बड़ा मन है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई कार्य संस्कृति विकसित की है, उसमें नई पीढ़ी को लाना, और जो हमारे वरिष्ठ लोग रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ, ये हमारी ड्यूटी है कि अगर मुझे अध्यक्ष बनाया तो मेरा जो शीर्ष नेतृत्व इतना जिन्होंने अपना जीवन खपाया, भाई हम तो कितने साल हमें हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बेस किसने बनाया? जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। उन लोगों को सम्मान के साथ इस यात्रा में उनके साथ आशीर्वाद से आगे बढ़ना, ये मुझे लगता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में इसके प्रयास हैं, और पद्धति पर काम करने के कारण मुझे लगता है कि इसकी स्वीकारोक्ति सहज तौर पर होती है। तो नई पीढ़ी इसके अनुसार एजुकेट होना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में लगातार हो रहा है। कि सदस्यता के अभियान में आप अगर प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, अमित शाह जी को सुनेंगे, तो आपको, मुझे क्लियर होता है कि भाजपा का सदस्य क्यों बनना, केवल सत्ता या केवल पद या केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं। देश में धारा 370 समाप्त अगर होगी, कब? जब सदस्य बनेगा,
कब जब पार्टी बहुमत में आएगी, कब जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे, आतंकवाद कब समाप्त होगा, नक्सलवाद कब समाप्त होगा। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य बन रहे हैं और हमें गर्व है। ये मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट पर देश और दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी है और इसके अनुसार लोग काम करते हैं। इसलिए एक कभी प्रश्न इसलिए नहीं आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, मैं नाम का उल्लेख कर रहा हूँ जानबूझ करके, इतना बड़ा नेता लेकिन भाजपा में आते हैं तो मुझे कहते हैं अध्यक्ष जी मुझे कौन से बूथ पर जाना है, मेरी जरा व्यवस्था बनाइए, मुझे मंडल की बैठक में जाना है। मैंने कहा आप मंडल की बैठक में जाएंगे? बोले हाँ मुझे जाना है, मुझे बूथ पर जाना है। मुझे अभी कल मोहन जी के यहाँ हम लोग साथ में थे, तो वो शव यात्रा में तो मुझे कान में पूछते हैं कि मैं सदस्यता अभियान में बूथों पर मुझे जाना है तो कैसे, तो मैंने कहा मैं ये आपकी रचना वहाँ लगाता हूँ। ये पद्धति से निकलने का एक आधार है जो उस कलर में सबको समाहित करता है। निश्चित तौर पर एक कार्य संस्कृति की भी बात है। डॉक्टर मोहन यादव आज भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे ऑनलाइन। सिंधिया जी आपसे अंतिम यात्रा में पूछ रहे हैं, यानी ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य संस्कृति की भी बात है। एक दो सवालों से विराम दूंगा बातचीत को। केरल में जो संघ की बैठक हुई, एक प्रश्न पूछा गया सुनील अंबेकर जी से कि जेपी नड्डा साहब का जो कथन था कि संघ की आवश्यकता नहीं होगी, तो उन्होंने एक बड़ा रणनीतिक उत्तर दिया। संघ को जो समझते हैं उन्होंने कहा आप 100 वर्षों का इतिहास देखें हमारा, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा और ये परिवार के विषय हैं, ये हम आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है, आप चूँकि विद्यार्थी परिषद और संघ की रीति नीति में बहुत ढले हुए एक नेता हैं, बहुत समझते हैं, मैं जानता हूँ मर्यादा के भीतर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आने वाला समय ऐसा है क्योंकि चुनौतियाँ बहुत गहरी हैं। सत्ता में जब आपका समय बढ़ता है तो सत्ता की विकृतियाँ भी पीछे पड़ती हैं और चरित्र वहाँ जब तक दृढ़ नहीं होता तब आप उनसे, तो संघ एक हमेशा एक मानक रहा है, नैतिक एक प्रतिमूर्ति रहा है आपके लिए। तो संघ की भूमिका मैं ये नहीं कहूँगा बढ़ेगी, लेकिन संघ अब क्या और अधिक आपको लगता है कि इस पर एक सजग प्रहरी की अपनी भूमिका के साथ और आगे आएगा? शरद जी, ये समाज के अंदर जब हम सब काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो, जैसे आपने ही कहा कि संघ को जो लोग जानते हैं वो इस प्रश्न का उत्तर वो सहज रूप से समझ जाते हैं। संघ हमेशा से, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ और मैं अगर सफलतापूर्वक कुछ काम करने में सक्षम हुआ हूँ तो संघ के उस पद्धति, उस प्रशिक्षण और विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की कार्य पद्धति के कारण। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे स्वयंसेवक अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन संघ हमेशा से कभी सीधे राजनीति में हस्तक्षेप कभी संघ ने किया ही नहीं। और इसलिए समाज में हर क्षेत्र में स्वयंसेवक पहुँचें और अच्छे कार्यकर्ता बने, अच्छे देश के लिए काम करने वाले अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लोग बने, ये संघ की भूमिका हमेशा से रही है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे परिवार संगठन जो भी हैं, उनके प्रति अपने संगठनों में अच्छे भाव के साथ देश के लिए, समाज के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम करने की जो भूमिका है वो संघ हमेशा प्रेरित करता है और संघ हमारी प्रेरणा है। तो इसलिए संघ की प्रेरणा से ही आगे बढ़ना और इसी पर लगातार हम काम करते हैं। आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ, ये भी बड़े गौरव की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद आपका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो 3, 4, 5 नाम चल रहे हैं, ये भी बहुत गौरव की बात है। और निश्चित तौर पर इसमें आपका जो कार्य है विधानसभा चुनाव और उसके पूर्व बाई इलेक्शंस और अब तक जो भूमिका आपकी रही है लोकसभा तक, हालांकि ये मुझे मालूम है एक शास्त्रीय उत्तर आपका होगा कि दायित्व जो मिलता है संगठन गढ़े चलो, बढ़ते चलो, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश से एक चौथी पीढ़ी के नेता का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है। बहुत कृतज्ञता अनुभव करते होंगे आप कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी बहुत स्लिम ट्रिम हैं, लेकिन इनकी कार्य क्षमता अद्भुत है और ये जब कार्य करने उतरते हैं तो विस्मित कर देते हैं, सब देखकर चमत्कृत हो जाते हैं। शरद जी, इसके बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से अलग क्यों है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता क्यों हैं, कि किसी भी बात का श्रेय मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में जब चर्चा चली
तो हमने चुनाव उनके नाम पर लड़ा। हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन प्रधानमंत्री का बड़ा मन कितना है कि वो कहते हैं कि ये जीत का श्रेय किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को है, और वहाँ काम करने वाले अपने उन कार्यकर्ताओं की पीठ पर हाथ रखते हैं। तो ये उनका बड़ा मन है, और कार्यकर्ताओं के बारे में लगातार देश के अंदर मंथन, विचार करना, सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी की, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे विचार परिवार की भी एक पद्धति रही है कि अपने कार्यकर्ताओं के बारे में समय समय पर सोचा जाता है। तो इसलिए हमें तो जो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि संगठन के लिए नेतृत्व को लगता है कि भाई किसे क्या काम देना है, तो उस काम की जो जिम्मेदारी मिलती है उस पर हम लोग काम पर लग जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता है, या इस थॉट में काम करने वाले में विशेषता है कि ज़मीन पर भी कोई काम कर रहा है तो उसे कैसे पिकअप किया जा सकता है। तो ये चाहे वो बूथ स्तर पर होगा, चाहे मंडल पर होगा, चाहे ज़िले पर होगा। अब हम लोग जो है सर्चिंग कर रहे हैं कि हर विधानसभा में 200-250 नए नौजवान ऐसे कौन से हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपने से जुड़े हुए हैं, उन्हें पिकअप करना चाहिए। अब उनके प्रशिक्षण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये यही पद्धति है। तो काम करने वाले नेताओं में किसको किस काम के लिए किसकी कितनी क्षमता है, कौन किस योग्यता का है, कौन किस व्यवहार का है, इन सारी चीज़ों पर मैं ऐसा मानता हूँ कि एक लगातार प्रोसेस है जो चलती रहती है, उसमें सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन हम सब लोग तो जो संगठन कार्यकर्ता के नाते से एक अच्छे कार्यकर्ता बनने का प्रयास करते हुए जो काम मिल जाए उस काम को आगे बढ़ाने का, और अच्छा काम कैसे हो ये प्रयास करते हैं। वही अटल जी जो कहते हैं जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही, वो भी सही। वाह। लेकिन आपका पथ सुनहरा पथ है, और आप उस सुनहरे पथ पर अपने कर्म से हैं। जो सुनहरा पथ एक श्रेष्ठ मार्ग और श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप उस मार्ग पर बढ़ें, क्योंकि निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जिन दायित्वों के साथ आप आगे बढ़े हैं वहाँ सब तरफ आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी जो भी भूमिका आपको मिलेगी वो श्रेष्ठतम ही होगी, ऐसी अपेक्षा मध्य प्रदेश भी करता है, और हमारी बहुत शुभकामनाएं भी हैं। ये थे मध्य प्रदेश के संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।